देखो, लास्ट क्लास में तुम लोगों ने एक ट्रायंगल अगर तुम्हारे पास अगर दिया हुआ है, ठीक, तो उसमें अलग अलग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, बेसिकली दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ तुम लोगों ने सीखे थे, बिकॉज दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ असल में फंडामेंटल होते हैं, साइन और कोसाइन। ठीक, तो अगर तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक, तो इसमें तुम्हारे पास साइन ए है ना, कॉस ए, ये चीज़ें तुमने लिखनी सीखी। साइन ए है ना, कितना लिख लोगे तुम, ए के अपोजिट वाली जो साइड है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक। और कॉस ए तुम लोगों ने लिखना सीखा कितना, जो बेस है तुम्हारा, यानी एंगल ए और 90 डिग्री को कंटेन करती हुई जो साइड है वो, ठीक, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ऐसा है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों ने लिखनी सीखी, साइन ए कॉस ए लिखना सीखा। इसके अलावा हम लोगों ने साइन सी और कॉस सी लिखना सीखा। साइन सी किस प्रकार लिखेंगे, सी के जो अपोजिट वाला एंगल है तुम्हारे पास, ये वाला, ये ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस सी हम लोगों ने लिखना सीखा कितना, एंगल सी और बी को कंटेन करता हुआ एंगल सी है ना, और 90 डिग्री को कंटेन करता हुआ जो तुम्हारे पास साइड है ना, वो डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ऐसा, ठीक है। तो साइन और कॉस बेसिकली हम लोगों ने लिखना सीखा, और इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यूज़ भी देखी थी। ये सारा काम हम लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक। तो अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर तुम्हें किसी एंगल का साइन या फिर कोसाइन अगर लिखने को अगर कहा जाए, तो इन टर्म्स ऑफ साइड्स का रेशियो तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर इसी के बेसिस पर अगर तुम्हें एक सवाल दिया जाए, कंसिडर करो एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है, लेट्स से तुम्हें दिया हुआ है गिवन, लेंथ ऑफ ए बी तुम्हें पता है 24 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ बी सी मान लेते तुम्हें पता है 7 सेंटीमीटर है, ऐसा। तो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट साइन ए कॉस ए एंड साइन सी कॉस ऑफ सी, ऐसा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को निकालनी है, ठीक। अच्छा, तो ये बहुत ही आसान सा एक काम है ना, बहुत ही आसान इनफैक्ट। तो इसमें सिंपली तुम्हें तीसरी साइड निकालनी है ट्रायंगल की, है ना। जैसी वो तीसरी साइड तुम्हारे पास आ जाती है, बेसिकली हाइपोटेन्यूस की तो ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, है ना। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन और कोसाइन वाले जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, सारे के सारे अगर तुम्हें निकालने हैं, तो परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ने वाली है, बेस की ज़रूरत पड़ने वाली है, हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो हाइपोटेन्यूस जैसे ही तुम निकाल लोगे, तुम्हारे पास सारा गेम तुम्हारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है क्या। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तुम इसका सॉल्यूशन में ए सी को निकाल के रख लो, ठीक है। ए सी वाली जो चीज़ है, डायग्राम वापस से बनाने की नीड नहीं है तुम्हें। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बाजू में इसका रीज़न लिखोगे, ठीक। अच्छा, अभी ए बी मुझे पता है, बी सी भी पता है, इसकी मदद से ए सी बड़ी आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास 24 और 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बैठेगा अपने पास 25, ऐसा, ठीक। कभी भी यूनिट्स मत लगाना कैलकुलेशंस करने के दौरान। अब जबकि तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूस आ चुका है, अब मैं बड़ी आसानी से साइन ए लिख सकता हूँ कितना, ए के अपोजिट वाला एंगल देखो, है ना। ए के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा बी सी होगा, ठीक है। बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होगा, ए सी, है ना। कोसाइन ऑफ ए जो बैठेगा मेरे पास, वो कितना आएगा, एंगल ए है ना, और 90 डिग्री को कंटेन करती हुई जो साइड है दैट इज़ ए बी, और हाइपोटेन्यूस तो उसके लिए वही रहेगा, ठीक। अच्छा, इसके अलावा साइन सी देखो तुम कितना होगा, सी के अपोजिट वाला एंगल देखो, सी के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर है मेरा, इसके अपोजिट वाला देखो साइड तुम्हारे पास, ये ए बी, ठीक है। दिस विल बी द परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन ए सी, ठीक। और कोसाइन ऑफ सी, नाउ दैट विल बी इक्वल टू
एंगल सी और 90 डिग्री इसको कंटेन करता हुआ जो साइड है दैट इज़ बी सी, है ना। तो बी सी अपॉन ए सी, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, बस अब तो वैल्यूज़ फिट करनी है बस, है ना। देख लो यहाँ से ए बी, ए सी तो आ गया तुम्हारे पास 25, ए बी तुम्हारे पास है निकला हुआ 24 है, ठीक है क्या। तो ये चीज़ हो जाती है 24/25, रेशियो है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है क्या। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आर प्योर रेशियोज़, मतलब उसमें कोई यूनिट्स वगैरह नहीं रहती है, ध्यान रखना। अच्छा, बी सी तुम्हारे पास आ जाएगी 7/25, ये हो जाता है। ए बी हो जाएगा अगेन तुम्हारे पास 24/25, और ये चीज़ हो जाएगी 7/25, ऐसा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मैं निकाल लूँगा, ठीक है क्या। अच्छा, साइन और कोसाइन में मेरे ख्याल में अब तुम काफ़ी कंफर्टेबल हो। ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में एक इंसान जो कंफर्टेबल है ना, और जिसको उसकी डेफिनेशन पता है सिंपली, है ना, ये न्यूमेरिकल वाज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक है क्या। दिस न्यूमेरिकल वाज बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन, ठीक। है ना। अच्छा, तो जिसको ये पता है साइन और कोसाइन की बेसिक डेफिनेशन, स्टैंडर्ड एंगल्स तुम्हें पता रहने चाहिए, है ना। ये भी मैं रिकॉल तुम्हें करवा दूँ, स्टैंडर्ड वैल्यूज़, दो तुम बातें याद रखना हमेशा, sin 30 और cos 60 ये दोनों के दोनों बराबर होते हैं, दोनों की वैल्यू रहती है हाफ। ये अगर एक बात अगर तुम्हें याद है तो इसके बाद तुम्हें वैल्यूज़ लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, ध्यान रखोगे। अगर किसी ने तुमसे लेट से sin 60 की अगर वैल्यू पूछी तो वो ख़राब वाली वैल्यू रहेगी। जैसे ये आसान वैल्यू है ना, sin 30 और cos 60, इसको याद रखना काफ़ी आसान रहता है। तुम बस दो वैल्यूज़ याद रखा करो, sin 30 और cos 60, ऐसा, ठीक है। sin 60 और cos 30 ये दोनों की वैल्यूज़ बराबर रहती हैं, पर इसको मैं याद नहीं रखता हूँ, ठीक है क्या, अपने आप याद रह जाती हैं। मतलब जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा cos ऑफ 30 डिग्री, तो मैंने क्या याद रखा हुआ है, sin 30 मैंने याद रखा हुआ है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू मुझे पता है कि हाफ़ होती है। तो अगर किसी ने मुझसे पूछा cos 30 क्या होता है, तो मैं ये ऐसा सोचूंगा कि अरे यार कितना अच्छा होता अगर इसने मुझसे sin 30 की वैल्यू अगर पूछ ली होती, तो नहीं, क्योंकि वो वैल्यू मुझे याद भी है। लेकिन अगर किसी ने मुझसे पूछ लिया cos 30, इसका मतलब मैं भले थोड़ा मुंह बना के ही सही, लेकिन मैं उसको वैल्यू ये बता दूंगा कि √3/2 होता है, ठीक। तो दिस यू नीड नॉट रिमेंबर, ये वाली जो चीज़ है ये रटने की ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन रटना तुम ये अच्छे से लर्न करके रखना, ठीक है क्या। ये अच्छे से रट्टा मार के रखिए, ठीक है, ये अच्छे से लर्न होना चाहिए तुम्हें, ध्यान रखो। और इसके अलावा आसान सी वैल्यूज़ हैं ये तो, बहुत ही, sin 45 और cos 45 दोनों के दोनों बराबर होते हैं और 1/√2 के बराबर होते हैं। ये वाली तो वैल्यू खैर क्या मैं बोलूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी तुम्हें याद रखना है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होंगी। अच्छा, इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने साइन और कोसाइन के अलावा किन्हीं भी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बातचीत नहीं की है ना। तो अब उनके बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ साइन और कोसाइन के अलावा, है ना, तुम्हारे पास 4 और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमें पढ़ना है साइन कोसाइन के अलावा, दैट इज़ कोसेक थीटा, है ना। इसका फुल फॉर्म, इसको रीड कैसे करोगे तुम, कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक। दिस इज़ इक्वल टू 1/sin थीटा, ऐसा ये डेफिनेशन है, समझ गए। मतलब अगर साइन थीटा की वैल्यू अगर x है, इफ साइन थीटा इज x, देन कोसेक थीटा इक्वल्स 1/x, प्रोवाइडेड दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, इसी की तरह ये होता है सेक थीटा, सेकेंड ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। ये रहता है 1/cos थीटा के बराबर, समझ गए। तो अगर, है ना, तुम्हारे पास इफ़ cos थीटा इक्वल्स टू y, देन sec थीटा इक्वल्स टू 1/y हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, प्रोवाइडेड y इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना।
अच्छा, तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अभी अभी मैंने तुम्हारे सामने इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक तो है कोसेक थीटा, ठीक है, और एक है तुम्हारे पास सेक थीटा। ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ अब मेरे पास आ गए हैं, है ना। अच्छा, तो हो गए अब टोटल 4, साइन और कोसाइन दोनों के रेसिप्रोकल, है ना, कोसेक और सेक 4 हो गए मेरे पास। अच्छा, अब देखो साइन और कोसाइन के रेशियो से और दो तुम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल सकते हो। एक होता है टैन थीटा विच इज़ साइन थीटा अपॉन कोसाइन थीटा, ठीक है, दिस इज़ द डेफिनेशन, है ना। अच्छा, और एक होता है तुम्हारे पास कॉट थीटा, ये होता है कोसाइन थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज़ द डेफिनेशन। तो इन दोनों को अगर तुम देखो तो दे आर बोथ रिलेटेड एज टेन थीटा एंड कॉट थीटा का जो प्रोडक्ट है दैट विल बी इक्वल टू 1। इट इम्प्लाइज दैट टेन थीटा and cot theta are reciprocals of each other। ठीक है, तो both these relationships are true। इसका मतलब ये होगा that tan theta will be equal to 1 by cot theta, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। cot theta will be equal to 1 upon tan theta, ये भी ट्रू हो जाएगा अपने पास, है ना। ये दोनों रिलेशनशिप्स हैं, इसके अलावा ये रिलेशनशिप्स तो हैं ही हमारे पास, टेन थीटा इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये दोनों रिलेशनशिप्स तो हैं ही हम लोगों के पास, ठीक है। तो अब मैंने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को डिफाइन कर दिया है। मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस साइन थीटा और कोसाइन थीटा की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को इसीलिए दिए हैं बिकॉज दोज आर फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अगर तुम्हें साइन थीटा और कोसाइन थीटा समझता है तो कोसेक और कॉट, है ना, टैन और सेक, ये सारी चीज़ें ना समझे ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक, क्योंकि वो इन्हीं के बेसिस पर डिफ़ाइन किए गए हैं, है ना। तो अगर हम पुराने वाले इलस्ट्रेशन की तरफ अगर हम लोग लौटे हैं, है ना, तो उसमें जैसे एक मेरे पास एक ट्रायंगल मैं उठा लेता हूँ, लेट्स से ये है मेरे पास एक, है ना, मान लेते हैं ये दिया हुआ है 5 और ये दिया हुआ है 3 यूनिट ऐसा। और अगर इस ट्रायंगल में अगर मैं कहता हूँ, मान लेते हैं ये एंगल x है, ठीक है क्या, ऐसा, तो इसके एंगल के रेस्पेक्ट में, है ना, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये वाली लेंथ, ये वाली जो लेंथ होगी दिस विल बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, समझेंगे, और इस एंगल के रेस्पेक्ट में दिस विल बी द लेंथ ऑफ बेस, ठीक है क्या। अच्छा, तो विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर की लेंथ होगी तुम्हारे पास 4, है ना, क्योंकि 5 और 3 अगर तुम्हारे पास दो साइड्स हैं तो बचता क्या है, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड की लेंथ को अगर मैं L बोल देता हूँ, नाम दे देते हैं, या तो फिर ABC ऐसा कर देते हैं, है ना। तो BC, द लेंथ ऑफ BC विल बी इक्वल टू व्हाट, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी हो जाएगी 4, बेस की लेंथ हो जाएगी तुम्हारे पास 3, ठीक है, ऐसा। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो। साइन एक्स कोस एक्स, सबसे पहले आसान वाले कितना हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी BC अपॉन AC, ठीक है क्या, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास 4/5। कॉस एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास AB अपॉन AC, दैट विल बी इक्वल टू 3/5, है ना। जैसे ही साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, बाकी सारे तो ऐसे ही आ जाएंगे। कोसेक एक्स तुम्हारे पास हो जाएगा साइन एक्स का रेसिप्रोकल, यानी कि 5/4, और सेक एक्स हो जाएगा अपने पास 5/3 ऐसा, ठीक है। और टैन एक्स तुम लिख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 4/3। कॉट एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 ऐसा। सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हो, एक के बाद एक तुम्हारे पास तुरंत के तुरंत आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, तो tan x और cot x को बेसिकली निकालने के लिए ऐसा नहीं कि हमेशा हमें sin x या cos x की वैल्यूज़ निकालनी पड़े, ये ध्यान में रखना।
ये चीज़ कोसेक थीटा होती है तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, याद रखना। और सेक थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, है ना। अच्छा, टैन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा होता है मेरे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। अच्छा, तो इन सारी डेफिनेशंस के बेसिस पर हम लोग इस तरह के छोटे छोटे सवाल तो कर ही सकते हैं कि एक ट्रायंगल में दो साइड्स अगर मेरे पास गिवन है तो तीसरी साइड मैं फाइंड आउट करूं एंड देन उसके बेसिस पर मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकूं, ठीक है। तो ये एक तरह का स्टैंडर्ड सवाल हो गया, ठीक है। इस चीज़ को मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ। जो टाइप 1 टाइप का प्रॉब्लम रहेगा उसमें 2 साइड्स विल बी गिवन, है ना, all trigonometric ratios will be asked, ठीक। तो इसमें सॉल्यूशन इसका किस तरह से वर्कआउट करोगे तुम? बहुत ही आसान है। फाइंड द थर्ड साइड, सबसे पहला काम। एंड देन उसके बाद यूज डेफिनेशन टू फाइंड वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। समझ गए? ये तो हो गया टाइप 1 टाइप के प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसके अलावा वैल्यू बेस्ड भी तुम्हारे पास सवाल आ सकते हैं, ठीक। वैल्यू बेस्ड जो सवाल होंगे वो देख लो किस टाइप के हो सकते हैं। टाइप 2, है ना, वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक नीचे एक टेबल बनवा देता हूँ और लर्न करवा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। मैं लर्न भी करवाता जाऊँगा इसी पैटर्न में, तुम भी चाहो तो लर्न कर सकते हो, नहीं तो अपना भी कोई तरीका निकाल सकते हो चीज़ों को लर्न करने का आगे चलकर। वैसे ये वैल्यूज़ तुम्हारे सामने इतनी बार आने वाली है कि ये वैसे भी चाहो ना चाहो तुम्हें रट्टा हो ही जाएगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी तुम्हें लर्न करवाने की नीड नहीं पड़ती है, हम लोग उसी के साथ सांस लेते हैं, तुम ऐसा कह सकते हो, है ना। सवालों को सॉल्व करने के दौरान मतलब आ ही जाती है ये चीज़ें। तो अब a+b का होल क्यूब है, a³ - b³ है, तो बहुत ही बेसिक सी आइडेंटिटीज़ है जिसका इस्तेमाल बिना किए तो एक इंसान कुछ कर ही नहीं सकता आगे। तो ये अपने आप ही याद ही हो जाती है। वैसे तो आगे चलकर 11th क्लास में करीब तुम्हारे पास 40 के अराउंड आइडेंटिटीज़ आती हैं, अभी सिर्फ 3 ही रहती है। आइडेंटिटीज़ पर भी हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देर में। जो वैल्यूज़ रहती हैं वो भी बढ़ जाती है, 15 डिग्री, 18 डिग्री, 36 डिग्री, ये सब की भी तुम्हें वैल्यूज़ याद रखनी रहती है, साइन कोसाइन और टेंजेंट की, ठीक है, 54 डिग्री, ठीक। तो ये सब की वैल्यूज़ वगैरह तुम्हें याद रखनी पड़ती है। अभी तो सिर्फ तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ये 30, 45 और 60 डिग्री की वैल्यूज़ ही तुम्हें याद रखनी है, और 0 और 90 डिग्री की वैल्यूज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक। तो वैल्यूज़ पर थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं एक टेबल के अकॉर्डिंग, है ना। तो उसमें देखो याद करने का जो मेरा तरीका है, कुछ लोग इसमें अजीब अजीब निमोनिक्स वगैरह बनाते हैं, तो वो सब करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि वैल्यू कैसा इंस्टेंटेनियसली निकलनी चाहिए। तुमसे अगर किसी ने अगर पूछा tan ऑफ 30 डिग्री, ऐसा तुरंत वैल्यू आनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में, तुरंत, बिल्कुल, ठीक है। तो वो मैं अपने तरीके से तुम्हें लर्न करवा देता हूँ, है ना, अच्छे से। तुम चाहो तो अपना भी कोई तरीका निकाल सकते हो लर्न करने का, लिख कर उसको बार बार देखना, उसको बार बार मतलब जैसे 2 यार दोस्त अगर बैठे हैं तो उसमें एक इंसान दूसरे से कुछ रैंडम वैल्यूज़ पूछ सकता है, जैसे cot 30 पूछ लिया, किसी ने cot 60 पूछ लिया, ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरह का गेम वगैरह अगर तुम खेलो अगर, तो एक आध दिन में परफेक्ट हो जाओगे। लेकिन ये वैल्यूज़ एकदम मुँह ज़बानी तुमको हर वक्त हमेशा याद होनी चाहिए, ध्यान रखोगे, है ना। तो इसमें जिन एंगल्स पर हम लोगों को बातचीत करनी है, सबसे पहले वो 30 और 60 डिग्री पर एक्चुअल में बातचीत कर लेते हैं। 45 डिग्री इज़ द ईजीएस्ट, ठीक है क्या, पहले इसको उड़ाओ, है ना, फिर 45 डिग्री इज़ द ईजीएस्ट। ये ईजी है ना, काफ़ी ईजी है।
और 0 डिग्री और 90 डिग्री भी बहुत ही आसान है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो लर्न हमें बेसिकली ये करना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देख लो इसको कैसे लर्न करोगे। sin 30 और cos 60 ये तो हो गए तुम्हारे बराबर, है ना, ये हो गया हाफ। अच्छा, इसके बाद cos ऑफ 30 और sin ऑफ 60 ये हो गया तुम्हारा बराबर, ये हो गया √3/2, ठीक। अच्छा, ये जो है डब्बा ये तुम याद रखियो अच्छे से, है ना, जिसमें कि इस चीज़ को अलग इंपॉर्टेंस देनी है तुमको, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जो ऊपर वाला मसाला है sin 30 और cos 60 वाला, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। बिकॉज वो नीचे वाला कैसा है, मैं उसको ख़राब वैल्यूज़ की तरह याद रखता हूँ हमेशा। जैसे किसी ने अगर पूछ लिया sin 60 बताओ, तो उसमें थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है कि यार कितना अच्छा हुआ रहता अगर इसने cos 60 मुझसे पूछ लिया होता। तो sin 60 अगर किसी ने मुझसे पूछा तो मैं थोड़ा सा उसको मुंह बना के अरे यार √3/2 होता है, बिकॉज √3/2 इज़ नॉट अ नाइस वैल्यू व्हेन कंपेयर्ड टू हाफ, ठीक है क्या, ऐसा। तो इसको 30 और 60 डिग्री को क्रैक करने का ये एक तरीका है ना। tan और cot में मैं तुमको वैल्यूज़ बता देता हूँ। tan 30 तुम अगर निकाल के अगर देखो दैट विल बी इक्वल टू 1/√3, है ना। tan 30 और cot 60 दोनों के दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है क्या। tan 30 और cot 60 ये दोनों की वैल्यूज़ तुम्हारे पास बराबर रहती है ना। अच्छा, और इसके साथ ही cot 30 ये तुम्हारा रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, ठीक है क्या, और ये इसके बराबर रहेगा। अब इसको तुम जिस भी तरह से याद रखना चाहो रख सकते हो, है ना। मैं इसको किस तरीके से याद रखता हूँ बता देता हूँ। मैं इस वैल्यू को याद रखता हूँ हमेशा। ये जो चीज़ है ना, तुम इसको किस तरह से याद रखते हो वो तुम्हारे ऊपर है। tan 30 वाली जो वैल्यू है, इसको tan 30 को मैं याद रखता हूँ, ठीक। तो मैं बेसिकली यही इन सारी चीज़ों में मैं एक्चुअल में ये याद रखता हूँ। sin 30 cos 60 के बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू हाफ tan ऑफ 30, ये चीज़ होती है 1/√3। जैसे अगर किसी ने मुझसे cot 60 पूछा तो मुझे पता है tan 30 cot 60 बराबर होता है, ठीक। मुझे पता है tan 30 और cot 60 बराबर होता है तुम्हारा, है कि नहीं। है ना। अच्छा, इसके बाद tan 30 cot 60 बराबर होता है। उसमें अगर किसी ने मुझसे cot 30 अगर पूछ लिया तो मुझे पता है कि वो मुझे रेसिप्रोकल मारना है, √3 करना पड़ेगा मेरे को, है ना। तो वो तुम्हारे तरीके हो सकते हैं बेसिकली याद करने के, लेकिन मेरे तरीके में ये वाली चीज़ एकदम परफेक्ट फिट बैठती है। इसको अगर तुम अच्छे से मेमोराइज़ कर लेते हो तो तुम्हारा सारा 90% काम तो यहीं सेट हो जाता है। इसके बाद आता है बड़ा मरियल सा तुम्हारा 45 डिग्री। तो उसमें तो खैर क्या ही कहना है, sin 45 और cos 45 दोनों के दोनों ही बराबर है ना। अच्छा, इसके अलावा जो कोसेक और सेक आता है वो मैं एक का भी तुम्हें नहीं बताने वाला, बिकॉज वो सबके रेसिप्रोकल हैं। जैसे कोसेक 60 अगर मेरे सामने आता है तो मैं भी उसको उसी तरह से करता हूँ कि sin 60 पहले लिखता हूँ, उसके बाद फिर उसको मन में मैं उसका उल्टा करूँगा, मैं उसको रेसिप्रोकल उसका निकालूंगा, ठीक है। जैसे sin 60 मुझे पता है √3/2 होता है, तो कोसेक 60 मुझे पता रहेगा कितना 2/√3 होगा, ऐसा। तो मैं सेक और कोसेक वाली चीज़ें डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, वैल्यूज़ निकालने के लिए। अच्छा, जैसे अब यहाँ देखो sin 45 और cos 45 तुम्हारे पास बराबर होते हैं, है ना। ये होता है 1/√2, ठीक। अच्छा, ये तो अब तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, बहुत ही आसान भी है ये, इसमें मुझे नहीं लगता किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आनी चाहिए। tan 45 और cot 45 दोनों बराबर होते हैं, बोथ आर इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें भी मुझे नहीं लगता कहीं किसी किस्म की कोई भी परेशानी आनी चाहिए, ठीक। तो ये चीज़ें हैं जो लर्न करने वाली हैं, ठीक। अब ये रट्टा मारना पड़ेगा तुमको अच्छे से। इसका डेरिवेशन वगैरह ऑलरेडी हो चुका है वैसे लास्ट वाले वीडियो में, ठीक, लेकिन ये वाला रट्टा तुम्हें मारना पड़ेगा ढंग से, है ना। इसके बेसिस पर देखोगे यहाँ एक सवाल मैं लिखवा दूँ तुम्हें, तुम्हारी NCERT से ही एक सवाल मैं उठा रहा हूँ, ठीक है क्या। चलो तो देखते हैं, ये एक NCERT का प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड वैल्यू, है ना। बस तुम्हें पुटअप करके इवैल्यूएट करना है इसे, ठीक है क्या। ये इवैल्यूएट करना पड़ेगा हमें। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस यहाँ देखो tan स्क्वायर
45 डिग्रीज़ है ना, ये लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है ना। अच्छा, कोई भी इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं करने वाला हूँ, सिंपली वैल्यूज़ बैठाकर मैं इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लिखने के पहले सबसे पहले तुम ये चीज़ लिखोगे, वी नो दैट, देखो क्या क्या आ रहा है अपने पास, कॉस ऑफ 60 डिग्री आ रहा है, अपने को पता है हाफ होता है, सेक 30 डिग्री का इस्तेमाल हुआ है सवाल में। तो देखो अब सेक 30 डिग्री की वैल्यू तुम कैसे लिखोगे, कॉस 30 डिग्री अपने को पता है कितना होता है, कॉस 30 डिग्री इसका मतलब अच्छी वैल्यू तो नहीं है ये, तो √3/2 होता था, तो सेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा tan ऑफ 45 डिग्री का भी इस्तेमाल हुआ है, ये तो एक बहुत ही प्यारी वैल्यू है। ऐसा साइन 30 डिग्री अगेन एक बहुत ही प्यारी वैल्यू है, ठीक, वो चीज़ है मेरे पास हाफ, और कॉस 30 अगेन एक अच्छी वैल्यू नहीं है ना, तो ये है मेरे पास √3/2 के बराबर। ठीक है, अच्छी वैल्यू नहीं है ना वो, है ना, तो वो सब अब अच्छी वैल्यू नहीं है वो चीज़ें मेरी तो बचपन से ऑलरेडी वैसे ही सेट है, मैं तो उसी तरह से याद रखा हुआ हूँ। ठीक है, अब तुम उसको किस तरीके से याद रखते हो तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो मेरा तरीका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, या फिर अपना भी कुछ नया तरीका निकाल सकते हो, लेकिन वो मुँह ज़बानी तुमको होना चाहिए, है ना। मेरे तरीके से मैं तो मुँह ज़बानी याद रख पाता हूँ एकदम बराबर, तुरंत, जैसे किसी ने अगर मुझसे कुछ पूछा इन सारी वैल्यूज़ में से, तो वो चीज़ मेरे मुँह से तुरंत तपाक से निकलती है, उसमें मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती कि याद करना पड़ रहा है या कुछ अलग अजीबोगरीब किस्म का निमोनिक्स वगैरह, सारे गा मा पा धा नी सा, ये सब इस टाइप का कुछ बोलना पड़ रहा हो, ये सब करने की हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसमें तुरंत तपाक से तुम्हारी वैल्यूज़ कैसा निकलनी चाहिए मुँह से, एकदम इंस्टेंटेनियसली, तुरंत उसी वक्त। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, अब उस एक्सप्रेशन को है ना तुम इस तरह से लिख सकते हो, नाउ द गिवन एक्सप्रेशन रिड्यूसेस टू 5 cos स्क्वायर 60, यानी कितना हो जाएगा ऐसा, प्लस 4 sec स्क्वायर 30, फिर क्या लिखा, माइनस 10 स्क्वायर 45 ऐसा, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 ऐसा। ठीक है, बस ये बात हो जाती है। बस अब तो इवैल्यूएशन करनी है इसकी धाएँ से, है ना। कितना हो जाएगा देखो, 5 टाइम्स 1/4 प्लस 4 टाइम्स 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/4 प्लस 3/4 ऐसा। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, नीचे तो तुम्हारे पास हो जाता है 1, है ना, तो ये आ रहा है मेरे पास 5/4 माइनस 1, ये चीज़ हो जाएगी 1/4 प्लस 16/3, दैट बिकम्स, नीचे हो जाता है मेरे पास 12, 3 प्लस 64, दैट बिकम्स 67/12। ठीक है क्या, तो जो मेरा एक्सप्रेशन है ना, उसकी ये वैल्यू आ जाती है। एक बार कहीं सिली मिस्टेक वगैरह तो नहीं हो गई, उस चीज़ को चेक कर लिया जाए थोड़ा ध्यान से। वैसे तो सब ठीक ही है, 2/√3 सब ठीक है, ओके है। ठीक है, सब ओके है, यहाँ पर कहीं कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा मेरे को। 16/3 ठीक है क्या, 1/4 16/3 ठीक है, सब ओके है ना, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो इस तरह से स्टैंडर्ड वैल्यूज़ के ऊपर तुमसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग, अगर तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर दे दिया जाए, ठीक है, टाइप 3 वाले सवालों में आते हैं। इफ़ यू आर गिवन विथ 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है क्या, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें दिया हुआ है और यू हैव टू फाइंड आउट द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। ठीक है, अच्छा, कैसे और किस प्रकार निकालोगे वो चीज़ें मैं स्टेप वाइज तुम्हें निकाल कर बता देता हूँ। ठीक बात, तो इसमें टाइप 3 वाला जो सवाल है हमारे पास, इसमें 1t रेशियो विल बी गिवन, remaining t ratios will be asked। समझ रहे हो बात, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुमसे पूछे जाएंगे कि आप निकाल के बताइए। ठीक,
अच्छा, तो इसमें सॉल्यूशन में तुमको क्या करना है ना, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसके बेसिस पर तुम तीनों की तीनों साइड्स एक कांस्टेंट के टर्म्स में कैसा निकाल सकते हो। इस चीज़ को न्यूमेरिकली जब सॉल्व करेंगे हम लोग, सवाल वगैरह सॉल्व करेंगे, तब उस वक्त मैं ये प्रोसीजर तुम्हें करके बता दूंगा। अभी स्टेप्स कैसा शांतिपूर्वक देख लो, ठीक है क्या। देखो यहाँ जैसे with the help of given trigonometric ratio, with the help of given t ratio, find all the sides of triangle, ठीक है क्या। एक ट्रायंगल कैसा तुम अज्यूम करना, ठीक है क्या। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें दिया हुआ होगा, किसी ना किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तुम्हें दिया हुआ होगा, है कि नहीं। तो उस एंगल को किसी एक ट्रायंगल का तुम एंगल इमेजिन करना, समझेगा। उस एंगल को, है ना, उस एंगल को किसी एक इमेजिनरी ट्रायंगल का एंगल तुम अज्यूम कर लेना, और उसके रेस्पेक्ट में तुम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिर कैसा फाइंड आउट करना, समझ गए। अच्छा, तो जैसे ही तुम साइड्स निकाल लोगे, है ना, ठीक, जैसे ही तुम साइड्स निकाल लोगे, सारे तीनों जो साइड्स तुम निकाल लोगे जब, ठीक है क्या, एक कांस्टेंट के टर्म्स में, कांस्टेंट भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, ठीक। तो उसके बाद फिर तुमको रेशियो लेना है, कांस्टेंट फिर कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें, है ना, सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड ऑल द साइड्स, देयर आर 3 साइड्स, ठीक है ना। तो तीनों साइड्स तुमको पहले कांस्टेंट के टर्म्स में निकाल लेनी है, ठीक। और एंड देन उसके बाद फाइंड ऑल द टी रेशियोज यूजिंग डेफिनेशन। तो बहुत ही छोटा सा प्रोसीजर है, उसको देख लो किस प्रकार किया जाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुमको ऐसा दे दिया जाए कि इफ़ साइन थीटा इज़ गिवन टू बी 24 बाय, या लेट्स से 24/7 तो अपन ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वगैरह तुम लोगों को वैसे याद होने चाहिए ना, 20, 21, 29 कर लो इसको, 20/29 कर लो ऐसा, ठीक है क्या। तो इफ़ साइन थीटा इक्वल्स 20/29, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग टी रेशियोज़, ठीक है क्या। अब बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनकी वैल्यूज़ आप निकालिए, ठीक है। तो उसमें क्या करो, इस थीटा को, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हिस्सा मान लेते हैं ऐसा। अब अगर उसने साइन थीटा की वैल्यू मुझे बताई है 20/29, तो उसमें मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके जो अपोजिट वाली जो साइड होगी, इसके कितने पार्ट्स होंगे, 20 पार्ट्स होंगे, ठीक है क्या। तो इसको तुम ऐसा मान लो 20K, ऐसा इमेजिन कर लो, समझ गए। अच्छा, और हाइपोटेन्यूज इसका कितने पार्ट्स का होगा, 29K, ठीक है क्या, ऐसा। अब इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना तुम, क्योंकि जो तीसरी साइड जब तुम निकालोगे, है ना, वो भी क्योंकि K के टर्म्स में ही आएंगी। यहाँ देखो किस प्रकार वो K के टर्म्स में आएगी। सबसे पहले तो K के टर्म्स में क्यों लिखा गया यहाँ पर, उसको डायरेक्टली ऐसा क्यों नहीं लिख लिया गया, 20 और 29 क्यों नहीं ले लिया मैंने डायरेक्टली राइट एंगल ट्रायंगल बना के। ऐसा इसलिए नहीं ले लिया क्योंकि ये रेशियो है, साइन थीटा इज़ अ रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ साइड्स, है ना। इसमें ये ध्यान में रखना, साइन थीटा, दिस इज़ अ रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है क्या। साइन थीटा इज़ अ रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है क्या। Therefore 20 and 29 might not be the actual lengths of sides, ठीक है। तो एक्चुअल लेंस हो वो तुम्हारे साइड्स की, ऐसा ज़रूरी नहीं है, है ना। रेशियो वो आना चाहिए ना,
जैसे ए बाई बी का अगर मेरे पास रेशियो अगर है 2:3, है ना, अगर मेरे पास ऐसा मुझे दिया हुआ है ए बाई बी मुझे दिया हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा इक्वल्स टू 2/3, इट डज़ नॉट इम्प्लाई दैट, है ना, ए इक्वल्स टू 2 एंड बी इक्वल्स टू 3, है ना, ये चीज़ थोड़ी रहती है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे कैसा लेना पड़ेगा, ए को 2 के और बी को लेना पड़ेगा मुझे 3 के। समझ रहे हो बात, ऐसा मुझे अज्यूम करना पड़ेगा। क्लियर है बात, तो वही बात है यहाँ पर, समझ गए। तो इसका सॉल्यूशन जब मैं कंसिडर करूँगा ट्रायंगल का नामकरण कर दूँगा। ठीक है, लेट उसमें ऐसा लिखूँगा एंगल ए सी बी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी थीटा, ऐसा। ठीक है क्या, बी थीटा ऐसा। तो नाउ और उसमें ए बी इक्वल्स टू तुम क्या लिखोगे, हो गया 20 के, और ए सी इक्वल्स टू तुम क्या लिखोगे 29 के, ऐसा। देयरफॉर उसमें फिर लिखना बी सी इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसा। अब इस चीज़ में तुम यहाँ लिखोगे 29k का होल स्क्वायर माइनस 20k का होल स्क्वायर, ऐसा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास, इसको करके देख लेना। इसका देखो शॉर्टकट तो तुम ऐसे लिख सकते हो 29k प्लस 20k, वो चीज़ कितनी हो जाएगी 49k, और 29k माइनस 20k, ये चीज़ हो जाएगी तुम्हारे पास 9k, ऐसा। ये अंडर रूट, ये चीज़ आ जाती है तुम्हारे पास 7 टाइम्स 3 है ना टाइम्स के, कितना हो गया अपने पास 21k, ऐसा। ये तुम निकाल सकते थे। वैसे तो मुझे ये पता ही है कि 20, 21 और 29 है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये तुम याद रखना, दिस इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 3, 4, 5 हो गए, 24, 7, 25 हो गए, और भी बहुत सारे है ना, उस पर अपन अभी नहीं जाते। पर इसमें बीसी वाली जैसी साइड तुम्हारे पास निकल गई। अब क्या मेरा पहला स्टेप पूरा हो गया, क्या एकदम पूरा हो गया, मेरा फर्स्ट स्टेप इज़ कंप्लीट। मेरे पास तीनों की तीनों साइड्स आ गई हैं, एक ट्रायंगल की तीनों की तीनों साइड्स अगर मेरे पास कांस्टेंट के टर्म्स में अगर आ गई है, तो उसके बाद तो फिर अब मैं राजा हूँ, है ना। कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो फिर बाकी तो सब आ ही गए। यहाँ देखो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, नाउ ऐसा लिखना उसके नीचे, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो थीटा और 90 डिग्री, थीटा और 90 डिग्री जिस साइड के अलॉन्ग है वो साइड है मेरे पास BC, समझ गए। तो वो मैं लिख लेता हूँ BC, और हाइपोटेन्यूस मेरे पास कितना है AC, ऐसा। तो BC आ गया मेरे पास कितना, BC है मेरे पास 21k, अभी अभी ताज़ा ताज़ा निकाला है मैंने, और AC मेरे पास है 29k, ऐसा। तो एक के हट जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी तुम्हारे पास 21/29। यही तुम्हारा स्टैंडर्ड रूटीन प्रोसीजर है, NCERT में ऐसा ही सॉल्यूशन तुम्हें लिखवाया गया है। अब इसमें देखो एक बात, तुम एक छोटा सा हैक एक इस्तेमाल कर सकते हो वैसे, कि k की वैल्यू अगर तुम 1 भी ले लेते ना शुरुआत से ही, मतलब अगर तुम एक ट्रायंगल ऐसा अज्यूम कर लेते जिसमें कि साइड्स की लेंथ तुम ले लिए रहते 20 और 29, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। k को तो वैसे भी कट ही जाना है बाद में, है ना, जब तुम रेशियो उठाओगे, तो क्यों k को क्यों ना 1 ले लो तुम, समझ गए। ऐसा भी ले सकते हो, जो कि बाद में एक इंसान जब 11th वगैरह में पहुंच जाता है तब डायरेक्टली k को 1 लेकर ही काम करता है, समझ गए। लेकिन अभी k की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। अभी तुम्हें अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देकर अगर बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर तुमसे पूछे जाते हैं तो उसमें यू हैव टू यूज़ k। ठीक है, इसी मेथड का उपयोग करके ही तुम्हें, k वाली मेथड का इस्तेमाल करके ही तुम्हें एक्चुअल में अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं। तो जब तुम रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू निकालोगे तो यू हैव टू यूज़ k मेथड। ठीक है क्या, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। अच्छा, है ना। तो इसके बाद साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है ना। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है कितनी 20/29, कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास आ गई है 21/29, है ना। तो बस अब इस तो धनाधन धनाधन, है ना, टैन थीटा की वैल्यू दोनों का रेशियो उठा लो 20/29, ऐसा, है ना। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, डायरेक्टली भी चाहो तो लिख सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ऐसा कर दिया, है ना। ये चीज़ कितनी हो जाएगी 20/21 हो जाएगा, है ना। कॉट थीटा की वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 1/tan थीटा लिख लो, या कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिख लो, जैसी तुम्हारी मर्जी।
21/20 हो गया ये, है ना। और बचता क्या है अपने पास, कोसेक थीटा बचता है। तो यहाँ से तुम देख ही सकते हो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल उठाओ 29/20 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेक थीटा की वैल्यू तुम उठा सकते हो कितनी, ये हो गया 29/21, है ना, ठीक है। ये इसका रेसिप्रोकल उठा लिया मैंने, ये देखो इसका रेसिप्रोकल उठा लिया, बस हो गया काम ख़त्म। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपन ने लिख लिए हैं, बस यही सवाल तुमसे पूछा गया है, यही आंसर है तुम्हारा, ठीक है क्या, यही आंसर है, ठीक, ऐसा। अच्छा, तो हम लोगों ने जो 3 टाइप के सवाल देखे, ये 3 टाइप के बहुत ही बेसिक सवाल हैं, है ना, बहुत ही बेसिक टाइप के सवाल हैं। इन 3 कैटेगरीज़ के ऊपर हो सकता है 2 से 5 नंबर का तुम्हारे पास सवाल आए। इसके अलावा जो 2-3 नंबर का एक सवाल एक फ़िक्स रहेगा ही, 3 या 4 नंबर का, वो रहेगा आइडेंटिटीज़ के ऊपर, है ना। तो तुम्हारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, ठीक है। वो तीनों की तीनों आइडेंटिटीज़ का डेरिवेशन करके मैं दिखा देता हूँ इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, एक एक करके जिस तरह से सवाल बनाए जाएंगे आइडेंटिटीज़ के ऊपर, है ना, वो तुम्हारे पास एज इलस्ट्रेशन आते जाएंगे, वो बढ़िया से उसको देख देख के तुम चीज़ें सीखते जाना, समझ गए क्या। और उसके ऊपर हम लोग 200-500 सवाल अच्छे से आइडेंटिटीज़ वाले कर डालेंगे, बढ़िया ढेर सारे, ठीक है। तो उसमें जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती है तुम्हारे पास, है ना, आइडेंटिटीज़, ठीक है क्या, वो तुम देख कर रखो, है ना। कैटेगरी जो 4 है तुम्हारी, ठीक है, टाइप 4, अब इसमें 3 से 4 मार्क का सवाल कैसा आएगा ही आएगा, पक्का है, ठीक है क्या। और इसमें हम लोगों को कम से कम 200 सवाल करने हैं, 200 प्रॉब्लम्स मिनिमम अपने को करना है। ये है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसके पहले अभी तक के जो हुआ वो बच्चा खिलाने वाला काम है, उसको कर लेना, ठीक है क्या। आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है देख लो तुम्हारे पास, जैसे अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है अपने पास, है ना, ये मान लेते हैं थीटा है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, समझ रहे हो बात। अच्छा, साइन थीटा तुम कितना लिख लोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा तुम लिख लोगे कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। टैन थीटा हो जाएगा अपने पास कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। कॉट थीटा हो जाएगा अपने पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और कोसेक थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, ऐसा 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख लोगे। अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखो, है ना, मुझे इतना तो पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना, मैं ये तो जानता हूँ p² + b² इज़ व्हाट h², ये तो मुझे पता है, समझ गए। अच्छा, अब देखो ज़रा, कंसिडर sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये चीज़ देखो कितनी आ रही है, ये आ रहा है अपने पास p/h का होल स्क्वायर प्लस p/h का होल स्क्वायर, कितना आ रहा है देखो, p² + b² अपॉन h² बराबर h²/h² कितना हो गया देखो, 1 आ रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, तो ये चीज़ तुम्हारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ध्यान रखना। sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ये तुम्हारे पास पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक। इसके वेरिएशंस देखो बड़े ध्यान से, है ना। ये होता है 1 - sin² थीटा, तुमको उठाना है cos² थीटा, ये भी याद रखोगे, है ना। और इसका एक और वेरिएशन ये भी याद रखोगे, 1 - cos² थीटा इक्वल्स टू sin² थीटा होता है, ये भी याद रखना। इसके अलग अलग और वेरिएशंस हो सकते हैं, समझ गए, किस प्रकार के। अगर तुमसे ये चीज़ अगर देखो यहाँ पर, ये ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है तुम्हारे पास, यहाँ देखो ध्यान से, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, 1 - sin थीटा, है ना, 1 + sin थीटा, ऐसा, ये इक्वल्स टू cos² थीटा, ये भी चीज़ याद रखना हमेशा। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, है ना, इक्वल्स टू sin² थीटा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है। बात ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक। अच्छा, तो इसके 3 वेरिएशन हैं, इनफैक्ट 4 वेरिएशन तुम ऐसा बोल सकते हो, ठीक है क्या। पहला, है ना, ये तो पहला बेसिक आइडेंटिटी है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा।
इसके बाद मैं इसको बोलूँगा चौथा और ये पाँचवा। जैसे अगर तुम्हारे सामने ये चीज़ आई कि 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा तुम्हारे मुंह से एकदम तुरंत निकलना चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कभी अगर तुम्हारे सामने आया तो तुरंत निकलना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। समझ रहे हैं? ये बातें ध्यान में रखोगे तुम, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट जो तुम्हारे पास आइडेंटिटी है ना, वो तुम देखो। कंसिडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये चीज़ देखो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाती है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। कितना हो गया देखो, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा। तो ये चीज़ देखो किसके बराबर आ रही है, सेक्स स्क्वायर थीटा के बराबर आ रही है कि नहीं। तो ये बात ध्यान में रखना तुम। तो ये मेरा हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसकी और वेरिएशन देखो ध्यान से, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज़ टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों ही तुम्हें अच्छे से याद होने चाहिए। ये एक आइडेंटिटी हो गई, ये एक आइडेंटिटी हो गई, समझ रहे हो। ये बार बार लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये जो बॉक्स में मैं आइडेंटिटीज़ बना के दे रहा हूँ, ये बार बार लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करना, बार बार लगातार। समझ लिए, है ना। तो ठीक है, इन चीज़ों को एकदम अच्छे से ध्यान रखोगे। इसमें तुम ऐसा भी लिख सकते हो 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा, अगर किसी ने अगर तुमसे पूछा, है ना, तो वो हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। रिमेंबर दिस, ये भी याद रखियो। कई बार ये चीज़ भी दे देते हैं वो लोग, ठीक है। ये चीज़ भी याद होनी चाहिए तुमको। याद मतलब पता रहना चाहिए, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर टेन स्क्वायर थीटा है तो भाई क्या बोलोगे आप, है ना। तो ये भी कई बार लोग पूछ लेते हैं, है ना। अच्छा, इसके बाद तुम्हें ना जो चीज़ याद रखनी है वो ये है, कंसिडर दिस थिंग 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। ये तुम्हारे पास होगा 1 प्लस बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगी इसके बराबर, है ना। तो ये हो जाता है तुम्हारे पास एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, ये हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये भी उसी की तरह है, सेकंड वाली आइडेंटिटी के जैसा ही। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या, ये याद रखना। कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 1 इज़ व्हाट, कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीज़ तुम याद रखोगे हर वक्त हमेशा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखनी। तो अगर किसी ने अगर तुमसे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा अगर पूछ लिया तो वो हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है क्या, ऐसा। ये भी चीज़ याद रखना, दिस यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर, ये भी याद रखोगे, समझे। अच्छा, ये भी याद रखना। तो ये तुम्हारे पास कहने को तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, पर उसके कुछ वेरिएशंस एक्चुअल मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं, ठीक है। अच्छा, वेरिएशंस में बहुत ही पॉपुलर वेरिएशन एक ये भी है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। इसका एक और पॉपुलर वेरिएशन तुम्हारे पास ये भी है ना, दोनों आइडेंटिटीज़ का। यहाँ देखो, ये तो सबसे पॉपुलर है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1। देख रहे हो ये चीज़, है ना। दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, समझ गए क्या। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी भी तुम्हें देखना ज़रूरत पड़ेगी, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर ये जो तीसरा वेरिएशन रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तीनों वेरिएशन तुम्हें पता रहने चाहिए एक आइडेंटिटी के, ठीक। तो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखोगे, समझ गए। अच्छा, तो ये बातें हैं, ठीक है क्या, ये बातें हैं तुम्हारे पास। अच्छा, इसमें एक चीज़ है आइडेंटिटी से रिलेटेड, एक नोट डाल के मैं ये लिखवा दूँ तुम्हें। जैसे यहाँ अगर तुम देखो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपने पास 1 है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये चीज़ 1 है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दैट सेक थीटा माइनस टेन थीटा, है ना, एंड सेक थीटा प्लस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। समझे बात, आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। दैट इज़ 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैन डायरेक्टली बी रिटर्न एज सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऑल्सो
1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैन डायरेक्टली भी रिटर्न है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ गए? ऐसा क्लियर है ना? तो ये बातें ध्यान में रखोगे, ये बातें ध्यान रखना ना। ऑल्सो अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर तुमको दिया जाए एक्स, तो क्या हो जाएगा? देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? 1/x, है कि नहीं? तो इससे देखो तुम्हारे पास दोनों को जैसे ही तुम ऐड करोगे ट्वाइस ऑफ सेक थीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/x आ जाता है। ठीक, तो उससे तुम सेक थीटा निकाल सकते हो, हाफ ऑफ एक्स प्लस 1/x। समझ गए? ऐसा, ये बात भी ध्यान में रखना। दिस यू नीड टू ऑल्सो कीप इन माइंड। समझ गए? दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया है तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी फाउंड आउट। अदर टी रेशियोज कैन बी फाउंड आउट, है ना? सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के लिए भी तुम कर सकते हो वही सेम काम जो मैंने अभी ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए किया। कैसे? यहाँ देखो, सिमिलरली कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना? ये दोनों के दोनों आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। है ना? और इसीलिए तुम ऐसा बोल सकते हो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ऑल्सो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा तुम ये भी बोल सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ऐसा, ये दोनों बातें ध्यान में रखना। ठीक है ना? इसके अलावा ये नोट डालकर ये चीज़ ध्यान में रखोगे दैट अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर तुमको दिया हुआ है मानते हैं y, और अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा अगर तुमको दिया हुआ है तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1/y। अब उनको पता है ना दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे ही दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा? देखो ट्वाइस ऑफ कोसेक थीटा आ गया तुम्हारे पास y प्लस 1/y। इसका मतलब कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 1/2 y प्लस 1/y। समझ गए? तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर तुम्हारे पास आ गया है तो इसकी मदद से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैन बी फाउंड आउट। ठीक है क्या? अदर टी रेशियोज कैन बी फाउंड आउट। ठीक है क्या? ये बातें ध्यान में रखना। तो जो तीनों आइडेंटिटीज़ तुम्हें बताई गई हैं, तीनों आइडेंटिटीज़ के जो वेरिएशन बताए गए हैं उसको लिख लिख कर कम से कम 500-500 बार लिख लिख कर देखना अच्छे से। जब तक कि तुम उसको 500-500 बार लिख कर नहीं देखोगे, आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल जो आने वाले वीडियोस में जिस तरह से सवालों में किया जाएगा वो तुमसे नहीं बनेगा 100 जन्मों में। ध्यान रखना, अगर तुमने कम से कम 500-500 बार लिख कर हर आइडेंटिटी और उसके वेरिएशन को अगर लिख लिख कर अगर नहीं देखा तो समझ लो। ठीक है? ठीक है, फिर तो इसको यहाँ पर अभी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियोस से आइडेंटिटीज़ पर प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है? अच्छा।